दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है। बहुत ही अच्छी शिक्षा देने वाली कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द कॉस्ट ऑफ मैडलिंग। क्या मतलब हुआ दोस्तों? कॉस्ट का मतलब होता है कीमत और मैडलिंग का मतलब होता है हस्तक्षेप करना। द कॉस्ट ऑफ मैडलिंग का अर्थ हुआ कि हस्तक्षेप करने की कीमत। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। यदि आज की स्टोरी में आपको कोई नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट करें, और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस आ वॉशरमैन हैड आ डोंकी एंड आ डॉग। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये सिंपल ये पास्ट का पजेसिव वाक्य है। पास्ट पजेसिव का मतलब है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ ये दर्शाते हैं कि किसी व्यक्ति के पास कुछ पास्ट में था, तो इस तरह के वाक्यों को पास्ट का पजेसिव कहा जाता है, जहाँ पर हैड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। तो इसका क्या अर्थ हुआ? वंस एक बार, आ वॉशरमैन मतलब धोबी, एक बार एक धोबी के, हैड पास, अ डोंकी एक गधा था, एंड अ डॉग और एक कुत्ता। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि एक बार एक धोबी के पास एक गधा और एक कुत्ता था। एवरी मॉर्निंग ही यूज्ड टू लोड हिज डोंकी विद हैवी बंडल्स ऑफ क्लॉथ्स एंड टुक हिम टू द रिवर बैंक। क्या मतलब हुआ? एवरी मॉर्निंग ही यूज़ टू लोड। दोस्तों, ये जो वाक्य है इस वाक्य में यूज़ टू का प्रयोग किया गया है। यूज़ टू का प्रयोग पास्ट की किसी भी आदत को बताने के लिए किया जाता है। जब हम पास्ट में कोई ऐसा टॉपिक बनाते हैं जहाँ ये दर्शाते हैं कि पास्ट में कोई व्यक्ति किसी काम को बराबर करता था, ऐसे स्थानों पर यूज़ टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। लोड का मतलब होता है वज़न रखना, वज़न डालना। तो क्या अर्थ हुआ? एवरी मॉर्निंग हर सुबह, ही यूज्ड टू लोड हिज डोंकी मतलब वह अपने गधे पर बोझ लाद देता था। विद हैवी बंडल्स ऑफ क्लोथ्स मतलब कि हैवी का मतलब भारी जो कपड़ों के जो बंडल्स होते थे, गठरियाँ होती थी, उसे वो अपने गधे के ऊपर लाद दिया करता था। एंड टुक हिम और उसको ले जाता था टू द रिवर बैंक नदी के किनारे। और दोस्तों, ये टेक की सेकंड फॉर्म में टुक, और ये जो है पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? हर सुबह वह अपने गधे पर कपड़ों के भारी गट्ठर लाद दिया करता था। एंड टुक हिम टू द रिवर बैंक और उसको नदी के किनारे ले जाता था। ही वुड वॉश द क्लॉथ्स ऑन द रिवर बैंक। वह रिवर बैंक मतलब नदी के किनारे पर कपड़ों को धोता। एंड स्प्रेड देम और उनको फैला देता। और दोस्तों, स्प्रेड का मतलब फैलाना, स्प्रेड देम उनको फैला देता। टू ड्राई इन द सन उनको सुखाने के लिए, इन द सन मतलब कि धूप में। और दोस्तों देखिए, यहाँ पर एक दो चीज़ें देखने वाली हैं। सन का मतलब सूरज होता है, उसके अलावा इसका मतलब धूप भी होता है। तो आप चाहें तो आप इस वर्ड को नोट भी कर लीजिए। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि ही वुड वॉश द क्लॉथ्स ऑन द रिवर बैंक मतलब कि वह नदी के किनारे पर कपड़ों को धोता। एंड स्प्रेड दैम टू ड्राई इन द सन और उन्हें फैला देता धूप में सुखाने के लिए। लेटर ऑन मतलब कि बाद में, ही वुड मेक बंडल्स ऑफ दीज ड्राइड क्लॉथ्स। उसके बाद क्या करता है? ही वुड मेक बंडल्स मतलब कि वह बंडल्स बनाता, गठरियाँ बनाता। ऑफ दीज ड्राइड क्लॉथ्स और दोस्तों ड्राइड का मतलब है सूखे हुए, ये एडजेक्टिव है। मतलब इन दीज मतलब इन सूखे हुए कपड़ों के वो बंडल बनाता, गठरियाँ बनाता। एंड लोड दैम ऑन द डोंकी अगेन और दोबारा से वो गधे पर लाद देता।
टू टेक दैम बैक, उनको वापस ले जाने के लिए, टू हिज हाउस, उस मतलब कि उन्हें अपने घर वापस ले जाने के लिए लाद देता। द डॉग वुड स्टे एट होम, और जो डॉग था, कुत्ता था, वुड स्टे एट होम, वो घर पर रुकता। टू गार्ड द होम, घर की सुरक्षा करने के लिए, गार्ड का मतलब रक्षा करना, सुरक्षा करना। आगे देखिए, Though the donkey was hardworking, the washerman behaved very harshly with him. दोस्तों आप इस वर्ड को नोट जरूर करें। दो का मतलब होता है हालांकि। हालांकि द डोंकी वॉज हार्ड वर्किंग, हालांकि जो गधा था वो मेहनती था। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। जिस तरह से सिंपल प्रेजेंट में इज एम आर का इस्तेमाल किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, ठीक उसी तरह पास्ट में, सिंपल पास्ट में वॉज या वर का इस्तेमाल किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं। और जो हार्ड वर्किंग है वो एडजेक्टिव है, जिसका मतलब होता है मेहनती या फिर कह सकते हैं परिश्रमी। तो क्या अर्थ हुआ, दो द डोंकी वॉज हार्ड वर्किंग, हालांकि गधा मेहनती था। द वॉशरमैन बिहेव्ड वेरी हार्शली विद हिम। दोस्तों ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है। बिहेव का मतलब होता है किसी से व्यवहार करना, और हार्शली एडवर्ब है। हार्शली का मतलब होता है रूखे रूप से, उसे हार्शली कहा जाता है, या कह सकते हैं इसको कठोरता से व्यवहार करना। जब कोई व्यक्ति कठोर व्यवहार करे उसे हार्श कहा जाता है। और दोस्तों हार्शली एडवर्ब है। एडवर्ब का अर्थ होता है ऐसा शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता के बारे में बताता है, और आप इन्हें बड़े ही आसानी से पहचान सकते हैं क्योंकि जो ज़्यादातर एडवर्ब हैं वो एल-वाई पे ख़त्म होते हैं। तो इस लाइन का क्या अर्थ निकला कि हालांकि गधा मेहनती था, द वॉशरमैन बिहेव्ड वेरी हार्शली विद हिम, लेकिन जो वॉशरमैन था, धोबी था, वो व्यवहार करता था विद हिम वेरी हार्शली, मतलब वह उसके साथ बहुत ही कठोर व्यवहार करता था। ही वुड बीट हिम एंड रिब्यूक हिम ऑफन। दोस्तों बीट मतलब पीटना, ही वुड बीट हिम मतलब वह उसको पीटता, एंड रिब्यूक हिम, रिब्यूक का मतलब फटकारना, और उसको फटकारता ऑफन। ऑफन का अर्थ होता है अक्सर। तो क्या अर्थ हुआ, ही वुड बीट हिम एंड रिब्यूक हिम ऑफन, मतलब कि वह अक्सर उसको पीटता और उसको फटकारता। वैन ही वुड वॉक टू स्लोली, मतलब जब वह बहुत धीरे चलता तब वह उसको पीटता और उसको वो फटकारता। और बिहेव इन अ स्टबन मैनर, या फिर वो कभी भी, स्टबन का मतलब होता है ज़िद्दी, और मैनर का तरीका मतलब यदि वो ज़िद्दी तरीके से मतलब बिहेव करता, व्यवहार करता। और ये गधे के बारे में बात हो रही है दोस्तों। अगर मतलब जो उसका गधा था वो बिहेव करता स्टबन तरीके से, मतलब ज़िद्दीपन से, तो वो उसको क्या करता, या वो धीरे चलता तो वो उसकी पिटाई करता, या फिर उसको वो फटकारता। आगे देखिए, ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड का अर्थ होता है दूसरी तरफ। दूसरी तरफ द वॉशरमैन वुड टॉक लविंगली, जो वॉशरमैन था वुड टॉक लविंगली, वो प्यार से बात करता विद हिज डॉग, अपने कुत्ते से, एंड गिव हिम मिल्क, और उसको दूध देता, ब्रेड देता, एंड मीट, और मांस देता, टू ईट, खाने के लिए, एज ए रिवॉर्ड, एक इनाम के तौर पर, फॉर हिज फेथफुलनेस, उसकी ईमानदारी। फेथफुलनेस मतलब होता है वफादारी। तो दोस्तों आप इसे भी नोट कर लीजिए, नाउन है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि दूसरी तरफ धोबी बड़े प्यार से बात करता अपने कुत्ते से, और उसको वो खाने में दूध, ब्रेड और मांस देता, एक इनाम के तौर पर, उसकी वफादारी के इनाम के तौर पर। द डोंकी डिड नॉट लाइक दिस डिस्क्रिमिनेटिंग बिहेवियर ऑफ हिज मास्टर। दोस्तों ये जो पूरा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है, आप इसे ज़रूर नोट करें। पास्ट इंडेफिनिट में जब हम नेगेटिव का वाक्य बनाते हैं वहाँ पर सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है, और डिड नॉट के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर लाइक को फर्स्ट फॉर्म के रूप में प्रयोग किया गया। और दोस्तों यहाँ पर दो वर्ड्स हैं जो आप इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें ज़रूर नोट कर लीजिए। डिस्क्रिमिनेटिंग, दोस्तों डिस्क्रिमिनेटिंग एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है भेदभावपूर्ण। अब देखिए एक और वर्ड है, ज़रूर आपने सुना होगा, डिस्क्रिमिनेशन, जो कि नाउन है जिसका मतलब होता है भेदभाव। डिस्क्रिमिनेट वर्ब है जिसका अर्थ होता है भेदभाव करना। डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नाउन है, और ये है डिस्क्रिमिनेटिंग। तो दोस्तों ये यहाँ पर एडजेक्टिव के तौर पर प्रयोग किया गया है। तो मैंने आपको तीन वर्ड बताया, डिस्क्रिमिनेट, डिस्क्रिमिनेशन और डिस्क्रिमिनेटिंग। तो ये जो है ये एडजेक्टिव है। तो क्या अर्थ हुआ इस पूरी लाइन का, और डिस्क्रिमिनेटिंग बिहेवियर का मतलब हुआ भेदभावपूर्ण व्यवहार। तो
तो इसका पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, द डोंकी डिड नॉट लाइक दिस डिस्क्रिमिनेटिंग बिहेवियर ऑफ हिज मास्टर, मास्टर मतलब मालिक। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जो गधा था उसे अपने मालिक का ये भेदभावपूर्ण व्यवहार अच्छा नहीं लगता या फिर उसको पसंद नहीं था। आगे देखिए, आई वर्क हार्डर दैन द डॉग। दोस्तों यहाँ देखिए हार्ड की जगह हार्डर का इस्तेमाल किया गया, मैं इसके बारे में बताता हूँ। दोस्तों जब हम दो लोगों के कार्यों की तुलना करते हैं और जब हम एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की तुलना में अच्छा दर्शाते हैं तो वहाँ पर सेकंड सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ किया जाता है। तो हार्ड की जो सुपरलेटिव डिग्री है वो हार्डर है, और जब आप तुलना करेंगे तो इस देन का यूज़ किया जाता है। एक देन होता है THEN जिसका मतलब होता है तब, लेकिन ये जो है आप इसकी स्पेलिंग देखें ये अलग है, ये है THAN। और दोस्तों इसका इस्तेमाल जब ही होता है जब हम दो लोगों की या दो व्यक्तियों की कोई भी तुलना करेंगे तब इस देन का यूज़ किया जाता है। तो अब देखिए अब इस लाइन का आप आसानी से मतलब समझ जाएंगे। आई वर्क हार्डर दैन द डॉग, तक क्या अर्थ हुआ कि मैं कुत्ते से ज़्यादा मेहनत करता हूँ, अधिक मेहनत करता हूँ, मतलब कुत्ते से ज़्यादा मेहनत करता हूँ। एवरी डे, हर रोज़। आई कैरी लोड्स ऑफ क्लॉथ्स टू द रिवर बैंक एंड बैक। और दोस्तों कैरी का मतलब होता है ढोना, आप इसे भी ज़रूर नोट कर लीजिए। तो उसने क्या सोचा कि आई वर्क हार्डर देन द डॉग मतलब मैं कुत्ते से ज़्यादा मेहनत करता हूँ। एवरी डे आई कैरी लोड्स मतलब रोज़ मैं वज़न ढोता हूँ, ऑफ क्लॉथ्स कपड़ों का वज़न ढोता हूँ, टू द रिवर बैंक नदी के किनारे तक, एंड बैक और वापस आता हूँ। आई कीप स्टैंडिंग अंडर द स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन। दोस्तों यहाँ देखिए कीप के बाद फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया गया है, आप इसके स्ट्रक्चर को नोट कर लें और इस तरह के वाक्यों की प्रैक्टिस करें। जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर रहता है, रहती है, जहाँ दिखाते हैं कोई व्यक्ति किसी काम को बराबर करता रहता है, तो इस ऐसी जगहों पर कीप के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, और आप इसे नोट कर लीजिए। स्कॉर्चिंग एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है चिलचिलाती। उसने आगे क्या मतलब हुआ इस लाइन का, आई कीप स्टैंडिंग मैं खड़ा रहता हूँ, अंडर द स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन मतलब क्या हुआ कि मैं सूरज की चिलचिलाती गर्मी के नीचे खड़ा रहता हूँ, अंडर मतलब नीचे। इवन देन फिर भी, माई मास्टर मेरा मालिक डज़ नॉट स्पीक प्रॉपरली विद मी, प्रॉपरली मतलब ठीक से, फिर भी जो मेरा मास्टर है मालिक है, डज़ नॉट स्पीक प्रॉपरली विद मी वह मुझसे ठीक से बात नहीं करता है। ही ऑल्सो बीट्स मी वह मुझे पीटता भी है। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और यहाँ एक छोटी सी चीज़ पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा। दोस्तों जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव वाक्य बनाते हैं और हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन होता है तब हमें वहाँ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग करना होता है। तो देखिए यहाँ पर BEAT बीट मतलब होता है पीटना, जो कि फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट ही है। तो जैसा मैंने आपको बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट में यदि सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन होगा तब आपको फिफ्थ फॉर्म का यूज़ करना होगा। तो जब भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में वाक्यों में बनाएं तो आप इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि दोस्तों यदि आप यहाँ पर इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे सेंटेंस रॉन्ग बनेगा। और यदि सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल होगा तब आपको फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है, लेकिन ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन में आपको फिफ्थ फॉर्म का यूज़ करना है। इस चीज़ को आप ज़रूर नोट कर लें। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, ही ऑल्सो बीट्स मी वह मुझे पीटता भी है। ही गिव्स मी द लेफ्ट ओवर फूड ऑफ हिज फैमिली अपार्ट फ्रॉम द ग्रास। और दोस्तों ये भी देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही वाक्य है जहाँ पे फिफ्थ फॉर्म लगाई गई है। जैसे मैंने आपको बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा या ही, शी होगा तो फिफ्थ फॉर्म का ही यूज़ वहाँ किया जाता है। लेफ्ट ओवर एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बचा खुचा। तो आगे क्या इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, ही ऑल्सो बीट्स मी मतलब है मुझे पीटता भी है। ही गिव्स मी द लेफ्ट ओवर फूड, लेफ्ट ओवर का मतलब बचा खुचा खाना। ही गिव्स मी द लेफ्ट ओवर फूड ऑफ हिज फैमिली मतलब वह मुझे अपने परिवार का बचा खुचा खाना देता है। अपार्ट फ्रॉम द ग्रास, अपार्ट फ्रॉम मतलब होता है के अलावा, आप इसे भी नोट कर लें। फ्रॉम द, और ग्रास मतलब घास, घास के अलावा। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, ही गिव्स मी द लेफ्ट ओवर फूड ऑफ हिज फैमिली अपार्ट फ्रॉम द ग्रास मतलब वह मुझे अपने परिवार का बचा खुचा खाना देता है, घास के अलावा वह मुझे अपने परिवार का बचा खुचा खाना देता है। द डॉग डज नथिंग जो कुत्ता है वो कुछ भी नहीं करता है। एक्सेप्ट लाइंग, एक्सेप्ट का मतलब सिवाय, सिवाय पड़े रहने के। इन द कूल शेड ठंडी छाए में। ऑफ द होम घर की। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हो, उसने आगे क्या सोचा कि द डॉग डज नथिंग जो कुत्ता है वो कुछ भी नहीं करता है सिवाय
कूल शेड मतलब ठंडी छा, घर की जो ठंडी छाया है उसमें पड़े रहने के सिवाय वो कोई काम नहीं करता है। और दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप इसे नोट कर लीजिए। एक्सेप्ट का मतलब EXCEPT, एक्सेप्ट मतलब सिवाय। आगे देखिए, इन स्पाइट ऑफ दिस, और दोस्तों इन स्पाइट ऑफ का मतलब है की बजाय। और आज के इस कहानी में दोस्तों कई सारे वर्ड मीनिंग आपने सीखे हैं, तो जो जो नए वर्ड आपने सीखे हो कमेंट में एक बार ज़रूर उसको बताएं। चलिए आगे क्या देखते हैं, इसका क्या मतलब हुआ। इन स्पाइट ऑफ दिस, इस मतलब इन स्पाइट ऑफ दिस, इसके बावजूद, ही गेट्स गुड फूड मतलब इसके बावजूद उसे अच्छा खाना मिलता है, गुड केयर अच्छी देखभाल मिलती है, एंड अफेक्शन, अफेक्शन का मतलब होता है ममता या कह सकते हैं प्यार दुलार, और उसको प्यार दुलार मिलता है फ्रॉम द मास्टर, मालिक से। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि इन स्पाइट ऑफ दिस, इस सब के बावजूद, ही गेट्स गुड फूड उसे अच्छा भोजन मिलता है, गुड केयर अच्छी देखभाल, एंड अफेक्शन फ्रॉम द मास्टर और मालिक से लाड प्यार दुलार मिलता है। द डोंकी वुड थिंक सैडली, जो गधा था वुड थिंक सैडली, वो उदास होकर इस बारे में सोचता। आगे देखिए, वन नाइट while the dog was lying on his rug, the donkey went to him and sat in a jealous tone। क्या अर्थ हुआ वन नाइट मतलब एक रात, while the dog was lying। दोस्तों while का मतलब होता है दौरान, तो क्या हुआ while the dog was lying on his rug, और rug का मतलब होता है कंबल, जो कुछ कंबल वगैरह जो कई बार हम जो है वो इस्तेमाल जो हम करते हैं लेटने के लिए वो ब्लैंकेट होते हैं, और जो कई बार जब हम बिछाने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो रग कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ कि एक रात वाइल द डॉग वॉज लाइंग ऑन हिज रग मतलब जब कुत्ता अपने कंबल पर लेटा हुआ था, द डोंकी वेंट टू हिम मतलब गधा उसके पास गया, एंड सैड और कहा, इन ए जेलस टोन, जेलस का मतलब होता है ईर्ष्यालु, टोन मतलब स्वर, एक ईर्ष्यालु स्वर में उसने कहा, आई वर्क हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग मतलब मैं वर्क, और दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए, इस चीज़ को मैं पहले ही मेंशन कर चुका हूँ। देखिए वर्क हार्ड मतलब होता है मेहनत करना, और हर जो कि वर्ब है, और हार्ड वर्क का मतलब मेहनत जो कि नाउन है, जो कि वर्ब नहीं है। तो जब आप इस तरह के वाक्य बनाएं, जैसे मान लीजिए वाक्य बना रहे हैं मैं मेहनत करता हूँ, तो आप आई हार्ड वर्क नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे आई वर्क हार्ड। रीज़न क्या है, देखिए दोस्तों हार्ड वर्क जो है वो सिर्फ नाउन है जिसका मतलब होता है मेहनत या फिर परिश्रम, जो कि वर्ब नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन बातों को अच्छे से समझते हैं कि वर्ब क्या होती है, नाउन क्या होता है। तो दोस्तों जब आप एक वाक्य बनाएंगे और उसमें वर्ब की आवश्यकता है, वहाँ पर वर्ब आपको लगानी है, तो आपको वर्ब ही लगानी है, क्योंकि यदि आप वहाँ पर नाउन का इस्तेमाल करेंगे तो वाक्य आपका रॉन्ग हो जाएगा। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, मान लीजिए वाक्य है मैं मेहनत करता हूँ, तो यहाँ पर मेहनत जो शब्द है उसको हम वर्ब के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। तो यदि मैं इसका आंसर ऐसे लिखता हूँ आई हार्ड वर्क, तो दोस्तों ये आंसर बिल्कुल ही गलत होगा, क्योंकि हार्ड वर्क जो शब्द है वो वर्ब है ही नहीं, वो नाउन है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, मैं मेहनत करता हूँ, इसका आंसर होगा आई वर्क हार्ड। तो दोस्तों इन दोनों शब्दों में मैं उम्मीद करता हूँ आपको अंतर समझ में आ गया होगा। हार्ड वर्क जो है वो नाउन है, जबकि वर्क हार्ड जो है वो वर्ब है। चलिए दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी एक्टिविटी देता हूँ, एक मैं आपको वाक्य, 2 वाक्य दूंगा वर्क हार्ड वाले, और दोस्तों आप उनको ज़रूर बनाएं, और आप ट्रांसलेट भी करें, मतलब आप उनको ट्रांसलेट करें और कमेंट में बताएं, ताकि मुझे भी लगे आप लोगों में से कितने लोग ये वाक्य बना सकते हैं। दोस्तों आप इन्हें नोट कर लीजिए प्लीज़। पहला वाक्य है राजू मेहनत करता है। आई रिपीट द सेंटेंस, राजू मेहनत करता है। दोस्तों ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। अब आप दूसरे वाक्य को नोट कर लीजिए, वह मेहनत नहीं करता है। आई रिपीट द सेंटेंस, वह मेहनत नहीं करता है। दोस्तों ये जो दूसरा मैंने वाक्य दिया है ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, लेकिन ये नेगेटिव है। तो मैंने आपको 2 वाक्य दिए हैं, एक दोनों ही प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं, एक अफर्मेटिव है, एक नेगेटिव है। आप इन दोनों को ही ट्रांसलेट करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए अब मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों हार्ड वर्क और वर्क हार्ड के बीच में आपको फ़र्क ज़रूर पता लगा होगा, और यदि इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो कॉमेंट में बताएँ। चलिए आगे देखिए क्या है। आई वर्क हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग। टिल मतलब होता है तक, मतलब मैं सुबह से, फ्रॉम मॉर्निंग मतलब सुबह से, टिल इवनिंग शाम तक मेहनत करता हूँ। नो मैटर हाउ हॉट और कोल्ड द वेदर इज़, मतलब इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि जो वेदर है, दोस्तों वेदर का मतलब है मौसम, की जो मौसम है वो कितना गर्म है या ठंडा है, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या है, मैं सुबह और से लेकर शाम तक मेहनत करता हूँ। इन स्पाइट ऑफ दिस,
और इस वर्ड की मीनिंग ऑलरेडी बता चुका हूँ। इन स्पाइट ऑफ मतलब के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ दिस इसके बावजूद, आई गेट ओनली रिब्यूक्स मतलब मुझे सिर्फ फटकारें मिलती हैं, एंड थ्रैशिंग और पिटाई मिलती है, फ्रॉम आर मास्टर हमारे मालिक से। यू कीप स्लीपिंग तुम सोते रहते हो, ऑल द टाइम मतलब आप पूरे समय सोते रहते हो। स्टिल दोस्तों STILL स्टिल का मतलब होता है अभी भी या फिर भी, स्टिल मतलब फिर भी। ही लव्स यू वह आपसे प्यार करता है, वह आपको प्यार करता है। सो मच बहुत ज़्यादा, दैट की ही ऑलवेज हग्स यू, हग मतलब गले लगाना। तो उसने आगे क्या कहा कि स्टिल मतलब फिर भी ही लव्स यू सो मच वह आपसे इतना प्यार करता है, दैट ही ऑलवेज हग्स यू कि वह आपको हमेशा गले लगाता है। वैन ही रिटर्न्स इन द इवनिंग मतलब जब वह शाम को घर वापस आता है, जब वह लौटता है। रिटर्न मतलब लौटना, जब मतलब शाम को जब वह लौटता है। तो दोस्तों मैं सोचता हूँ आज हम इस कहानी को यहीं तक रखते हैं, क्योंकि थोड़ी सी लंबी स्टोरी है और मैं ऐसा नहीं चाहता कि मैं इसको जल्दी जल्दी खींचूँ और आपको कुछ भी समझ में ना आए। और दोस्तों इसलिए मैं इसका जो सेकंड पार्ट है वो मैं कल दोपहर के वीडियो में कवर करूँगा, तो आप ज़रूर वेट करें। और दोस्तों यदि आपको आज की कहानी पसंद आई हो, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई सुझाव हो तो वो भी बताएं। और दोस्तों यदि आप सेकंड पार्ट में भी इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।